आ रहा हूँ ना, हो सकता है कि वो पेपर में आए, हो सकता है ना आए, कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें भी हैं, कभी कभार आ जाती हैं काम। देखो एक चीज़ आपके पास होती है लीनियर रिलेशनशिप, एक चीज़ कहलाती है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप में हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि डेटा पॉजिटिवली लिंक्ड हो सकता है। फिर एक चीज़ हमने ये पढ़ ली कि लीनियर रिलेशनशिप में डेटा नेगेटिवली रिलेटेड भी हो सकता है। आमतौर पर यही है सिलेबस में, लेकिन समटाइम्स पिछले कोर्स के हिसाब से कुछ सवाल पूछे जाते थे, तो उसको सामने रखते हुए मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं। कुछ रिलेशंस कहलाते हैं कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप्स, ठीक है। इन रिलेशंस में क्या हो सकता है, या स्कैटर डायग्राम कैसा बन सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि पहले आपके पास जो है ना, वो अगर x इंक्रीज हो रहा हो तो y भी इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पर आकर जब x इंक्रीज हो रहा हो ना तो y डिक्रीज हो रहा हो। अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यह हमारे पास जो है ना वो टोटल रेवेन्यू और यूनिट्स का एक ग्राफ बनता है, उसकी टाइप होती है। जब आप सेलिंग प्राइस आपकी कम होती है, आपका रेवेन्यू कम होता है, फिर आप जो है ना आपकी यूनिट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक पॉइंट ये आता है कि आपके मैक्सिमम रेवेन्यू के बाद वो चीज़, अगर आप सेलिंग प्राइस कम करते हो तो रेवेन्यू भी कम हो जाता है। लेकिन डिटेल में नहीं जा रहा, बस कर्वी लीनियर रिलेशनशिप ये होता है कि पहले एक्स इंक्रीज हो रहा था तो वाई भी इंक्रीज हो रहा था, फिर मजीद एक्स इंक्रीज हुआ तो वाई डिक्रीज होना शुरू हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई कर्व इस तरह का बना हुआ हो, मिसाल के तौर पर इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर किसी तरह से कर्व बना हुआ है, ठीक है। देखो जो बातें बता रहा हूं वो बस अपने पास नोट कर लो। आप लोगों के पास जो सवाल होंगे वो इससे आसान ही आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिमोटली कभी कभी आ जाती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, ये भी बात याद रखना कि अभी पीआरसी की क्लास है, कैफ के लिए भी रेलेवेंट है, तो आप लोग अगर पीआरसी में ये पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें अपने पास डॉक्यूमेंटेड रखना, नोट डाउन करके रखना। अच्छा, अब मैं कुछ डेटा यहाँ पे लेता हूँ, लेट से कुछ एक्स की वैल्यूज़ लिखता हूँ और उसकी रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यूज़ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यूज़ हम लिख देते हैं 1, 2, 4, 6 और 8, और इसकी जो रिस्पेक्टिव, इसकी जगह वाई की वैल्यू है वो 3 है, 6 है, 8 है, सब साथ साथ लिखना ताकि आप लोगों को याद रहे। और फिर 11 है और फिर 17 है। मुझे बताओ समेशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यूज का सम अगर निकालते हो तो कितना आता है? 21 आता है। इसी तरह से समेशन ऑफ वाई यानी कि वाई की वैल्यूज का अगर सम निकालते हो तो वो कितना आता है, वो भी लिख दो, 45 आता है, ठीक है। फिर आप इसके साथ साथ x इंटू वाई की वैल्यूज भी निकाल लो। 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 6 इज 12, 4 इंटू 8 इज 32, 6 इंटू 11 66, 17 इंटू 8 136। ऐड करो सबको, 249। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। 1, 4, 16, 36, 64। ऐड करो सबको, 150, 121, 121। वाई स्क्वायर की वैल्यूज भी निकाल लो। पहला आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 36, 64, फिर 1 to 1, 17 का स्क्वायर कितना आता है? 29। ऐड करो सबको, 519, ठीक है। अब ऐसा करने से मेरे पास जो चीज़ें आ गई, मेरे पास समेशन ऑफ एक्स आ गया 21, समेशन ऑफ वाई आ गया 45, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई आ गया 249,
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 1 to 1, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आ गया 519, एन आ गया, कितनी चीजें, 1 2 3 4 5, 5 पेयर ऑफ वैल्यूज है। चलो नोट करो यहां तक। सही है जी। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा है कि y ऑन x, जिसको y एरो x भी लिखा जाता है, इसका जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। आसान, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सही है, रिपीट नहीं करो यार पीछे पीछे, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। कभी कभार ऐसा होता है, मुझे ये नहीं पता होता कि एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालनी है, वाई ऑन एक्स की निकालनी है। देखो कॉस्ट और यूनिट्स के केस में तो एक चीज थोड़ी सी क्लियर है, कॉस्ट और यूनिट्स के केस में तो एक चीज थोड़ी सी क्लियर है कि एक्स जो होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जब हम किसी स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें x जो होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली कॉस्ट और यूनिट्स के केस में यूनिट्स जो है वो x होते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जितने यूनिट ज्यादा बनाओगे उतनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी उतने ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, ये नहीं है। कॉस्ट यूनिट्स पर डिपेंड करती है, जितने ज्यादा, वो चिप्स के पैकेट वाली एग्जांपल, जितने ज्यादा चिप्स के पैकेट परचेज करूंगा उतना ज्यादा बिल आएगा। लेकिन कभी कभार दो वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें मुझे ये ना पता हो कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है, और मुझे जो है ना उसकी एसोसिएशंस मालूम करनी हो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मालूम करना हो। तो एक इक्वेशन तो y ऑन x होती है जिसकी जनरल फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, और इसमें हमने b कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो क्या था, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। अगर हम इससे b निकालते हैं तो n हमारा 5 है, समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 249 माइनस समेशन ऑफ एक्स यानी कि 21 इंटू समेशन ऑफ वाई यानी कि 45 डिवाइडेड बाई n टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 to 1 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 21 का होल स्क्वायर। b कितना आता है ये बताओ, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक बताना। 1.829 1.8293। अच्छा, ए कैलकुलेट कैसे किया था, ए कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि अगर हम ए कैलकुलेट करेंगे तो समेशन ऑफ वाई ओवर एन विच मीन्स 45 ओवर 5 माइनस 1.8293 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ एक्स यानी कि 21 ओवर 5, ए कितना आएगा 1.3169 1.3169।
और इस हिसाब से हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 1.3169 प्लस 1.8293x। देखो ये जो हमने कैलकुलेट किया है ना, ये हमने कैलकुलेट करा है y ऑन x, y ऑन x, यानी कि y को हमने जो है वो लेफ्ट साइड पर रखा और x को हमने राइट साइड पर रखा। और ये तब यूज होगा जब आपके पास फोरकास्टिंग के लिए x अवेलेबल हो और y मालूम करना हो। जिस तरह से हमारी एग्जाम्पल में अगर वो बोल देता था मई में मैं 5 यूनिट्स बनाऊंगा, बताओ कॉस्ट कितनी है, तो x दे देता था और y ढूंढना होता था। इसी तरह से एक चीज होती है x ऑन y, x एरो y। जिस तरह से y ऑन x है, इसी तरह से x और y भी हो सकता है। यह हम तब पढ़ेंगे जब हमें ये ना पता हो कि x और y में से कौन सी डिपेंडेंसी कौन सा वेरिएबल रखता है। इसकी जनरल फॉर्म होगी x इज इक्वल टू, लिखते जाओ साथ साथ, c प्लस डी वाई। x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। इसमें y की जगह x आ गया है, x की जगह y आ गया है, a की जगह c आ गया है, b की जगह b आ गया है। तो जहां जहां x होगा वहां वहां y आ जाएगा, जहां जहां y होगा वहां वहां x आ जाएगा। अब d का फॉर्मूला देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है। b का फॉर्मूला देखो क्या था, n टाइम समेशन एफ एक्स वाई। तो जहां जहां x है वहां वहां y, वहां वहां y, वहां वहां x। तो इसको भी हम n टाइम समेशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं या समेशन ऑफ वाई एक्स करूं, एक ही बात हो जाएगी। x इंटू वाई या y इंटू एक्स एक ही चीज हो जाएगी। माइनस वहां था समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y, यहां पर भी हम यही लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y। क्यों सर, समेशन ऑफ y इंटू समेशन ऑफ x करो ना, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो नहीं चेंज करो ताकि आसान रहे। वहां पर डिनोमिनेटर में आता था n टाइम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, n टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सेम रहेगा क्योंकि उसकी पोजीशनिंग चेंज करने से किसी किस्म का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। अलबत्ता डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर था, यहां पर वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर है। इस हिसाब से अगर मैं डी ढूंढता हूं तो 5 इंटू 249 5 इंटू 249 माइनस 21 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि 519 माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर यानी कि 45 का होल स्क्वायर। बताओ डी कितना आएगा। जीरो 0.5263। ठीक है, फिर हम सी ढूंढते हैं। ए का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ वाई ओवर एन। यहां पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स ओवर एन माइनस वहां पे था बी टाइम्स समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, तो यहां पर होगा डी टाइम्स समेशन ऑफ वाई ओवर एन। तो सी समेशन ऑफ एक्स ओवर एन यानी कि 21 ओवर 5 माइनस 0.5263 इंटू समेशन ऑफ वाई ओवर एन यानी कि 45 ओवर 5। सी बताओ कितना आता है। माइनस 0.5367। ये हमने जो वर्किंग करी वो एक्स और वाई की वर्किंग कर ली। और इस हिसाब से हमारी जो एक्स और वाई की इक्वेशन बन रही है वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 0.5367 प्लस 0.5263
वाई। ये कब यूज होगा? जब आपके पास किसी सवाल में y की वैल्यू दी हुई हो और आपने x की वैल्यू को फोरकास्ट करना हो पहली बार। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस पूछता हूं। अच्छा, फिर हमने r ढूंढना सीखा था। r कैसे आता है बताओ? हमने r कैसे कैलकुलेट किया था? r कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या था? n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह पर n टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। तो इधर r अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो n टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई यानी कि 249 माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y यानी कि 21 इंटू 45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट n टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर यानी कि 121 माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर यानी कि 21 का होल स्क्वायर, और फिर दूसरी तरफ 5 टाइम्स समेशन ऑफ y स्क्वायर यानी कि 519 माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर यानी कि 45 का होल स्क्वायर। अब बताओ r कितना आएगा? जीरो 0.98, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बताना। 0.9812, 0.9812। ठीक है। अच्छा, r क्या कहलाता है? r क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। अच्छा, r पॉजिटिव क्यों आ रहा है? जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। आप टेबल देख लो, 1 पर 3, फिर 2 पर 6, 4 पर 8, 6 पर 11, 8 पर 17। एग्जैक्ट 1 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। अच्छा, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहां पर एक चीज है b, ये क्या है? b, और ये एक चीज है d। b जो है ना b कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। और d कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर अगर x इंक्रीज होता है तो y भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर y इंक्रीज होता है तो x भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दो तरह के रिलेशन हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां पे कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन के केस में अगर दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा तो उसका मतलब ये होगा कि अगर x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होता है, और अगर x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। नेगेटिव रिलेशन के केस में क्या होगा? अगर x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, या अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। ऐसा ही है ना? जब आपके पास पॉजिटिव रिलेशन होगा यानी कि x इंक्रीज हो तो y भी इंक्रीज हो, और y इंक्रीज हो तो x भी इंक्रीज हो, तो b एंड d दोनों पॉजिटिव आएंगे।
जब आपके पास दो चीजों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन नजर आएगा तो बी और डी यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि b नेगेटिव आया d पॉजिटिव आया, ऐसा नहीं होगा b पॉजिटिव आया d नेगेटिव आया, क्योंकि भाई रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ग्रेडियंट दोनों का पॉजिटिव आएगा, एक्स ऑन वाई का भी और वाई ऑन एक्स का भी। बात समझ रहे हो? या दूसरा केस क्या हो सकता है कि नेगेटिव रिलेशन हो, जब नेगेटिव रिलेशन होगा तो बी एंड डी दोनों नेगेटिव आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आए और दूसरा नेगेटिव आए। जब एक चीज इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, तो बी भी नेगेटिव आएगा, डी भी नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। यहां पर बी और डी दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। आर क्या कहलाता है, आर क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है विच इज आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी इंटू डी। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी इंटू डी। लेकिन यहां पर एक ख्याल रखना है, वो ख्याल अभी बताता हूं कि क्या रखना है। पहले तो इस केस में आर कैलकुलेट करते हैं। देखो इस केस में आपके पास जो है वो बी कितना है, इस केस में आपका बी है 1.8293, डी कितना है 0.5263। जरा आर कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0.9812। मैच कर रहा है? पहले तो ये नोट कर लो, क्या आर जो है ना वो अंडर रूट ऑफ बी इंटू डी से भी कैलकुलेट हो सकता है, और इसमें बी आपका 1.8293 था और डी जो है ना वो 0.5263 था, और फिर उसको अंडर रूट में किया तो हमारा आंसर 0.9812 आ रहा है, जो कि दूसरे मेथड से कैलकुलेट हुए आर के बराबर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पर ऐसा हो नहीं रहा, क्या ऐसा हो सकता है बी पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो? ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज पॉजिटिव और एक चीज नेगेटिव हो। देखो मेरी बात सुनो, या तो बी एंड डी दोनों पॉजिटिव होंगे पॉजिटिवली कोरिलेटेड डेटा में, या तो बी एंड डी दोनों नेगेटिव होंगे। कौन से डेटा में? नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा में। अच्छा, अगर एक नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा है, गौर से सुनो, नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो आर जीरो आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में आएगा? जीरो से माइनस के बीच में आएगा ना, जीरो और -1 के बीच में आएगा। आई रिपीट, अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा है तो आर जो है वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में इसलिए आएगा क्योंकि वो ये शो कर रहा होगा कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज है, एक चीज डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होती है। अब अगर आपके पास बी हो -1.8293 और डी हो -0.5263, मुझे बताओ अगर ऐसा केस हो कि बी और डी दोनों नेगेटिव हो, आर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? आर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि डेटा कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम -1.8293 को मल्टीप्लाई जब करेंगे -0.5263 से, तो आंसर मेरा पॉजिटिव 0.9812 आता है। ऐसा ही है ना? तो आपने जो साइन है ना वो कैलकुलेशन के बाद लगाना है।
अगर आपका डेटा नेगेटिवली कोरिलेटेड है, अगर आपका डेटा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, आप समझ लो उस केस में फॉर्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी डी। अगर आपका डेटा नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो आप समझ लो आपका फॉर्मूला है माइनस अंडर रूट बी इंटू डी। यानी कि इस केस में आप खुद ऑटोमेटिकली बाहर से माइनस जो है उससे मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगी, तो साइन आपने बाद में लगाना है अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड डेटा होगा उस केस में। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां तक मैंने ये डिस्कस किया कि आर का कोई और फॉर्मूला भी है, एक्स वन वाई भी एक चीज है, वाई वन एक्स भी एक चीज है। अब और फर्दर अगर आगे बढ़े, हमारे पास ऊपर वाई ऑन एक्स की जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 1.3169 प्लस 1.8293 एक्स, और एक्स वन वाई की जो इक्वेशन आई है वो क्या है, -0.5367 प्लस 0.5263 वाई। अब अगर मैं ये पहली वाली इक्वेशन देखता हूं और इसको मैं कंपेयर करता हूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये जो x ऑन y वाली लाइन है ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है। आप एक काम करो, मुझे ये बताओ कि यार आप लोगों को साइमल्टेनियसली तो सॉल्व करना आता है ना, दो अगर आपके पास वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और मैं बोलूं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। आप पहली वाली इक्वेशन को दूसरे में अगर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -0.5367 प्लस 0.5263, और y की जगह आप लिख दोगे 1.3169 प्लस 1.8293x। मुझे x की वैल्यू बताओ, जल्दी 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 चीजें करो। मैंने क्या किया है, पहली इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया है, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना चाह रहा हूं। क्या आता है x, आता है ना सॉल्व करना, या मैं करूं मैन्युअली, जल्दी बताओ, तुम बताओ ना भाई सुफियान। 1.42 पॉइंट 42 पॉइंट या 4.2, यार एक काम करो ना, ये -0.5367, मुझे बताओ 0.5263 मल्टीप्लाइड बाय 1.3196 कितना होगा, 3169, जल्दी जल्दी बताओ यार। 0.5263 0.15, अबे जो पूछा है ना वो बताना, जल्दी बताओ। 0.5263 मल्टीप्लाइड बाय 1.3169, 0.6931 और फिर 0.5263 मल्टीप्लाइड बाय 1.8293, 0.9627x। अब ये दोनों नेट ऑफ करो, -0.5367 और प्लस 0.6931 नेट ऑफ होगा तो क्या बनेगा, 0.1564, और ये 0.9627 उल्टे हाथ पर जाएगा, 1 में से माइनस होगा, 1 माइनस 0.9627 0.0373। अब x बताओ, x कितना आता है, अल्लाह के बंदो जल्दी कर लो यार,
तकरीबन 4.2 आएगा अगर आपने बिल्कुल राउंडिंग ऑफ नहीं करी हो। x 4.2 आ गया, y निकालो। इसमें आप क्या करो, इसमें आप y की 1.3169 प्लस 1.8293 को मल्टीप्लाई कर दो 4.2 से, कितना आता है y? 8.9। अब जरा गौर से बात सुनो, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन थी ये x ऑन y की, y ऑन x की इक्वेशन थी, नीचे वाली इक्वेशन x ऑन y की इक्वेशन थी, ऐसा ही है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है आप लोगों के हिसाब से वो आ रहा है 4.2 कॉमा 8.9। अगर x ऑन y और y ऑन x की लाइन दी हुई हो और सवाल उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो वो x बार कॉमा y बार होगा, तो वो x बार कॉमा y बार होगा, x बार कॉमा y बार होगा। एक सेकेंड, अगर आपके पास x ऑन y और y ऑन x की इक्वेशन जो है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना हो तो वो x बार कॉमा y बार होगा, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन ऑफ x ओवर n कॉमा समीशन ऑफ y ओवर n। आप देखो आपके पास समीशन ऑफ x कितना था 21 और समीशन ऑफ y कितना था 45, 21 ओवर 5 कॉमा 45 ओवर 5 क्या बनता है 9 बनेगा ना। ये थोड़ा सा अगर आप क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे ना तो ये एग्जैक्ट 9 आएगा, ये नोट करो प्रॉपर्टी। चलो इसको कर ही देते हैं ना, 9 कर देते हैं, ठीक है ना। नोट करो ये प्रॉपर्टी, नोट करो ये प्रॉपर्टी। अगर सवाल ये बोल रहे कि x ऑन y और y ऑन x की लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होगा तो वो x बार कॉमा y बार पर होगा या समेशन ऑफ x ओवर n कॉमा समेशन ऑफ y ओवर n पर होगा। पांच पेयर्स ऑफ वैल्यू थी ना, पेयर ऑफ वैल्यू कितनी थी 5 थी। अबे भाई इस तरह से गिनते हैं 5 चीजें, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 1,3, 2,6, 4,8, 6,11 और 8,17। हाँ भाई आगे चलते हैं और मुश्किल चीजें करते हैं, नोट कर रहे हो ना सारी चीजें। चलो जी और आगे, अब सुनो जरा गौर से, एक चीज कहलाएगी आपकी स्टैंडर्ड डिवीएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सैंपल के केस में। अच्छा देखो जब हम फोरकास्टिंग करते हैं ना तो पॉपुलेशन नहीं होती है, सैंपल होता है, क्योंकि आपने पिछले 4 या 5 या 6 बारियां ली और उसकी बेसिस पर इक्वेशन बनाया। तो सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए लिखते जाओ, साथ साथ फॉर्मूला लिखो अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और ब्रैकेट में n माइनस 1। कभी कभार ये n इंटू n माइनस 1 को n स्क्वायर माइनस n भी लिखा जाता है। एस एक्स जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ नहीं वही ये रिग्रेशन कोरिलेशन ही है, ये वो चीजें करवा रहा हूँ जो रिमोट है, बहुत कम आ सकती हैं। इसी तरह से एस वाई का फॉर्मूला लिख लो अंडर रूट n टाइम्स समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। जहां जहां x था वहां वाई आ गया।
अब अगर हम इसको एस एक्स को कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट एन कितना था हमारा, 5 था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था, 1 to 1, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 121 था, माइनस ऑफ समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 21 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 5 ब्रैकेट में 5 - 1, बताओ भाई ये कितना आता है, 2.86, उसके बाद तो 2.8636, 2.8636, अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना था, 519, तो 519 माइनस 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 - 1, हाँ जी 5.3385, ठीक है। अच्छा बी क्या चीज कहलाती है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, है ना, बी क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी और सबस्क्रिप्ट में वाई एक्स, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ऑफ वाई ऑन एक्स। अच्छा डी चीज, डी क्या डी क्या होता है, इसको ऐसे ऐसे हाँ ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है, बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का सिंबल, और वाई ऑन एक्स जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो आपको बता रहा है कि वाई ऑन एक्स वाली लाइन का बी है, और वो एक्स ऑन वाई वाली लाइन का बी है, बी क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो डी के भी बराबर है, ठीक है, इसमें कोई मसला। अब आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना आर का या बी वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स हमने कैलकुलेट किया था ना, बी वाई ऑन एक्स देखो कितना आ रहा था आपके पास, बी वाई ऑन एक्स कितना आ रहा था, 1.8293 आ रहा था ना, 1.8293 है ना, इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, आर मल्टीप्लाइड बाई एस वाई ओवर एस एक्स। देखो कहने का मकसद ये कि इन 4 में से 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथी ढूंढनी होगी। मिसाल के तौर पर सवाल बोल दे कि आर जो है ना, आर दिया हुआ है, लेट से आर हमने कितना कैलकुलेट किया ऊपर, 0.9812, 0.9812, एस वाई कितना कैलकुलेट किया हमने, 5.3385, एस एक्स कितना कैलकुलेट किया, 2.8636, तो अब बताओ बी वाई ऑन एक्स कितना आता है, 1.8292, यही आ रहा था ऊपर भी, ठीक है ना। ये सारी चीजें वो हैं जो बहुत रिमोटली पूछी जा सकती हैं, लेकिन करवा देता हूं एक आधी बार करवा देता हूं ताकि तुम लोग देख लो, वैसे तुम लोगों को जनरली ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिल रहे होंगे। अब जब आपने वाई ऑन एक्स वाला भी यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढ लिया, तो इसी हिसाब से बी एक्स वन वाई भी आ सकता है, उसके लिए क्या होगा, आर मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स ओवर एस वाई, यानी कि 0.9812 मल्टीप्लाइड बाई 2.8636 डिवाइडेड बाई 5.3385, ये आपका आना चाहिए 0.5263। जी भाई डी जो है ना, डी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस x1 y ये बता रहा है
कि देखो ऊपर वाली केस में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली लाइन के लिए होगा ना, नीचे वाली केस में x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाली लाइन होगी, उसके लिए होगा, है ना। तो यहां पर ये b जो है वो ये है, वो ये है, और यहां पर ये जो d है वो ये है या ये है। नहीं लिख सकते। बी सिंबल है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, बी सिंबल है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, ठीक है। बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का है, बी रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स का है, बी विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ वाई एक्स का मतलब है वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी विद अ सबस्क्रिप्ट ऑफ एक्स ऑन वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। फोरकास्टिंग गलत आ सकती है। सही है भाई। अब मजीद जो है वो एक काम करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। सही है, 15 मिनट में आओ, उसके बाद मैं और कॉम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ी सी बच गई हैं, मेरे ख्याल में 1.5 पेज हो गया है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का 1.5 पेज बाकी है, वो करवा देता हूँ। तो ये चीज़ें रिमोटली आती हैं, लेकिन ये कि पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर इसके पास पेपर वगैरह करेंगे।